जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड। 27 जून 2024 थर्ड शिफ्ट के ये आपके क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चन। अभी तक हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। 100 मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। हर सेशन में मैं शुरुआत करने से पहले 2 पॉइंट ज़रूर बता रहा हूँ कि क्यों ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, क्योंकि सिलेबस सेम है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक आइडिया होता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरफ झुकाव है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि वेंडर चेंज हो गया है। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड के सिलेबस सेम है। दूसरा जो फैक्टर है वो ये है कि जीएस की वेटेज बढ़ गई है। मैं क्यों कह रहा हूँ जीएस की वेटेज बढ़ गई है? क्योंकि टाइम पीरियड 2 घंटे में, पहले कोई टाइम फिक्स नहीं था। आप जीएस में कितना समय दे सकते हैं, रीजनिंग में, मैथ्स में, इंग्लिश में। तो लाइक बहुत सारे बच्चे 15-20 मिनट जीएस में देते थे, बहुत समय वो मैथ्स रीजनिंग के लिए देते थे, जो कि स्वाभाविक है। बट अब जो है उन्होंने फिक्स कर दिया कि आधा आधा घंटा जो है आपको चारों सेक्शंस में मिलेगा। तो जीएस में आपको मैंडेटरली आधा घंटा देना ही होगा। मतलब आपको ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, मतलब जीएस में आपको ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। मतलब स्ट्रेटजी जो है अब आपकी बदल जानी चाहिए फॉर द एसएससी सीपीओ एग्जाम। ठीक है जी। तो इस कंटेक्स्ट में ये सेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी एनसीईआरटी quiz.com के बारे में। एनसीईआरटी quiz.com एक हमारा ऑनेस्ट अटेम्प्ट है उन सारे बच्चों के लिए जो तैयारी शुरू करते हैं शुरुआत में और खो जाते हैं कहीं। उनको ये समझ नहीं आता कि, क्योंकि उन्होंने ये सुना कि एनसीईआरटीज़ पढ़नी बहुत ज़रूरी है, बेस है, और कुछ कुछ सर्टन एनसीईआरटीज़ पढ़ने से आपका बिल्कुल बेस बहुत अच्छे से तैयार होता है और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में। बट कंसोलिडेट कैसे करें, इवेल्युएट कैसे करें, रिवाइज कैसे करें, ये कैसे समझें कि हमने समझ लिया है, और वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। तो उन सारी चीज़ों का एक सॉल्यूशन है आपका एनसीईआरटी quiz.com, जिसमें हमने चैप्टर वाइज क्विजेस बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। ठीक है। हर बुक का पहला चैप्टर फ्री है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। आप जाइए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चंस है। ठीक है जी। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम संदीप बंसल। दिस इज माय ब्रीफ प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी। ओके, शुरुआत करते हैं सेशन की। In 1596, who suggested in his work Thesaurus Geographicus that continents of Earth were not always located in their present positions? जब हम जियोमॉर्फोलॉजी में, जब हम ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में एक टॉपिक पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड जो है उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम ये चीज कहते हैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने ये कहा कि भाई कॉन्टिनेंट्स एक जो प्रेजेंट सिचुएशन में वो नहीं थे, किसी समय पर एक कॉमन लैंड मास था जिसको उसने पेंजिया कहा था। ठीक है। और उसके आसपास वाटर बॉडी थी जिसको उसने पेंथालासा कहा था। अब इससे बहुत साल पहले ये बात एक व्यक्ति कह चुके थे, तो वो थे अब्राहम ऑटिलस, और ये हमने सेशंस में पढ़ा है। ठीक है। ये मैंने बाकायदा, आप मैराथन सेशन देखेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। So Flemish cartographer Abraham Ortelis is credited with his first formally suggesting in 1596 work Thesaurus Geographicus। अब आप सोचो किस समय पर ये बात कह दी थी कि यार ये जो साउथ अमेरिका और ये जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट्स हैं, ये आपस में बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल की तरह फिट हो रहे हैं। ठीक है जी। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका वाज जॉइंट एंड वर टॉर्न अवे फ्रॉम ईच अदर बाय अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स। ऑब्वियसली उनका जो रीजन था दैट वाज नॉट करेक्ट। ठीक है। चलिए, इसके अलावा जॉर्जिस क्यूवियर, फ्रेंच नेचुरलिस्ट, जोलॉजिस्ट, फाउंडिंग फादर ऑफ पेलियंटोलॉजी। ठीक है जी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। और उसके अलावा जो है आपका लुइस अगेसिस, बेस्ट नोन फॉर इस थ्योरी के अर्थ जो है, अर्थ ने बहुत सारे आइस एजेस एक्सपीरियंस किए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका गोविंद चंद्रपाल इज एन अवॉर्डी ऑफ संगीत नाटक अकेडमी अमृत अवार्ड फॉर द ईयर 2022। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फील्ड ऑफ
किस चीज में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? सो दैट इज द उड़ीसी डांस, गोटीपुआ। अब आप एक चीज अभी तक अगर आप ये सेशंस को फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड ये सेशन देख रहे हैं तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि पद्मश्री अवार्डीज के बारे में, डांसेस ऑफ इंडिया के बारे में और उनसे रिलेटेड जो फेमस पर्सनालिटी हैं क्वेश्चन पूछता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है जी। सो he is an acclaimed guru who received the Sangeet Natak Academy Amrit Award given to artists over 75 years of age who have been accorded, मतलब जिनको अभी तक, जो 75 साल के हो गए हैं, जिनको अभी तक कोई अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है, फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रेडिशनल उड़िया डांस फॉर्म दैट इज गोटीपुआ, अ प्रीकर्सर टू ओडिसी जो है उसको कहा जाता है। अगेन पहले वाले सेशंस में भी मैंने ये लिस्ट दी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आई नो एक बार में याद नहीं होगी, थोड़ा कई बार पढ़ना पड़ेगा, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन फॉर एसएससी सीपीओ यू शुड बी रीडिंग अबाउट द पद्मश्री अवार्डीज और उनको किस किस चीज़ में वो पद्मश्री अवार्ड या पद्म भूषण या पद्म विभूषण, भारत रत्न मिला है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, ओके। इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर द लोन्स प्रोवाइडेड अंडर मुद्रा लोन स्कीम? ठीक है, 1 2 3 4, मतलब कितनी कैटेगरीज में लोन दिया जाता है? 2024 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तब इसका आंसर था 3। आज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर होगा 4, मतलब 1 आंसर होगा। ठीक है, ये ठीक है, तो ये मैं आपको इसका थोड़ा सा बता देता हूं। पहले क्या था, सिर्फ 3 कैटेगरी थी, शिशु, किशोर और तरुण। अब एक नई कैटेगरी ऐड करी गई है, तरुण प्लस। ठीक है जी, तरुण प्लस ऐड की गई है। शिशु में जो लोन दिए जाते हैं वो 50,000 तक है। फिर आपका जो किशोरावस्था जिसे कहते हैं ना, टीनेज, तो 50,000 से 5 लाख। तरुण यंग, ठीक है, सो दैट इज 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस में 10 से 20 लाख। ठीक है, तो ये कैटेगरीज हैं। मुद्रा योजना क्या है? छोटे लोन्स, माइक्रो लोन्स को देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है जी, सो दिस इज मुद्रा योजना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट? ठीक है जी, सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, वेरिएबल रिजर्व रेशो, बैंक रेट, सीआरआर, क्रेडिट राशनिंग। पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है सिलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। देखो, इसमें ना 2 तरीके के मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए, 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका क्वालिटेटिव मेथड और एक होता है क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्वांटिटी से रिलेटेड है तो दैट मींस जैसे कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कि कितनी मनी सप्लाई होगी। ठीक है, सो 4% से अगर आपने 5% कर दिया, जैसे क्वेश्चन पहले भी था कि अगर कैश रिजर्व 4 से 5% कर दिया तो क्या हो गया, जब आपने कैश रिजर्व रेशो को बढ़ाया तो मनी सप्लाई कम हो गई। ठीक है, मनी सप्लाई कम हो गई, तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव। सिमिलरली एसएलआर क्वांटिटेटिव। एक होता है क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव जैसे कि क्रेडिट राशनिंग, कि भाई पैसा है तो वो पैसा किसको जाना चाहिए, तो आरबीआई एडवाइस कर रहा है बैंक्स को कि भाई साहब आप ये पैसा एग्रीकल्चर सेक्टर को दो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को दो, आप होम लोन्स में दो। ठीक है, मतलब जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कई बार जिसको हम कहते हैं, या जिसमें सरकार जिसको मतलब जिस सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। रीसेंट टाइम्स में आप कह सकते हैं कि जैसे रूफटॉप सोलर, प्रधानमंत्री हर घर बिजली योजना, इस तरह की जो योजना है रूफटॉप सोलर लगाने के लिए, उसमें भी आपको लोन दिया जा रहा है सस्ते दरों पर। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी की तरफ लोन है। ठीक है, तो ये सीधे सीधा क्या है, क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव मेजर होता है। क्लियर? चलिए, सो इट्स अ सिलेक्टिव used by the central bank like the RBI in India to control the flow of credit to specific sectors. Clear है? चलिए, which of the following forces can be applied when in contact with an object? कौन सी फोर्सेस जो हैं अप्लाई की जाएंगी, ठीक है जी, जब वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में है। अच्छा, जब कांटेक्ट में होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये पेन मैंने यहां से छोड़ा और नीचे जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या कांटेक्ट है इसका आपस में? नहीं। ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वो आपस में या तो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, या एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो उनमें भी कोई कांटेक्ट नहीं है। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, एक मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट है, या आयरन का नेल है या आयरन है,
तो आपस में वो अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है, बिकॉज भाई ठीक है मैग्नेटिक फोर्स है बट दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। सो ये जितनी भी फोर्सेस हैं ये नॉन कॉन्टैक्ट हैं, सिर्फ एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, ये पहिया घूम रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, आप चल रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। सो दैट इज द आंसर इज कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्टिंग ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मास, टू और मोर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है जी। ओके, इन विच ईयर वर द 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एडेड टू द ओरिजिनल लिस्ट? कौन सा साल था वो? ठीक है जी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। अच्छा, कई बार अगर आपको नहीं कंफ्यूजन भी हो जाता है तो इसको ऐसे याद रख लेना, 4 + 2 6, ठीक है। 44th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो 1978, तो 4 + 4 = 8, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो गया आपका 1976। सो एडेड 4 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द ओरिजिनल लिस्ट। सो आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात करता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज 43A, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है जी। तो ये आपके DPSPs हैं जो बदले गए थे, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको थोड़ा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की तरफ झुकाव मिलता है, ठीक है। फ्री लीगल एड दिया जाएगा, बाद में चलकर एक नालसा एक्ट भी बनता है, नालसा एक्ट 1987, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, ठीक है। फिर आपका 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और 48A इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये कहीं ना कहीं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड करने की कोशिश की। With progressive delicensing of industries as a part of liberalization, which of the following is the industry that is removed from the requirement of license? सबसे पहले तो liberalization, so LPG reforms की हम बात करते हैं, liberalization, privatization, globalization in reforms in 1991। उसके बाद हमने क्या करना शुरू किया, हमने डीरेगुलेशन, ठीक है, वो शुरू किया, डी कंट्रोल शुरू किया, ठीक है। डी जो डी लाइसेंसिंग, डी रेगुलेशन, डी कंट्रोल, इसमें बेसिकली क्या था कि धीरे धीरे जो सेक्टर सिर्फ पब्लिक सेक्टर थे, मतलब जिसमें सिर्फ सरकारी कंपनियां ही काम कर सकती थी, उनको हमने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया। हमने बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया, टैरिफ्स को कम किया, ठीक है, मोटा मोटा। अब यहां पर जो है देखो, सिगार एंड सिगरेट ऑफ टोबैको, मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हजार्डियस केमिकल। तो पहला जो स्टेप था उसमें आप क्या करोगे लॉजिकली, ठीक है, आप नहीं चाहोगे कि हजार्डियस केमिकल्स कोई भी बना रहा है, ठीक है, आप नहीं चाहोगे कि इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स कोई भी बना रहा है। सिमिलरली आप ये भी नहीं चाहोगे कि टोबैको प्रोडक्ट्स बढ़ावा मिले। कोल और लिग्नाइट में कहीं ना कहीं ये डी लाइसेंसिंग किया गया। So means removing the requirement of the for a government license to operate in a particular industry, and as a part of liberalization efforts, many industries have been progressively de-licensed to promote the greater competition. ठीक है जी। तो यहाँ पर लाइक क्यों बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, दे आर स्टिल हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज ड्यू टू हेल्थ रिस्क, ठीक है, स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव में भी कहीं ना कहीं ये है कि लाइक पब्लिक हेल्थ इज इन्वॉल्व, ठीक है, सिग्निफिकेंट सेफ्टी रिस्क रिक्वायर स्ट्रिंजेंट oversight through licensing to ensure proper handling and storage. Similarly for the hazardous chemicals. Who among the following is a distinguished and experienced scion of the famous Kavungal family associated with the Kathakali for 6 generations? You just imagine 6 generations तक मतलब जो है कथकली में उनका कंट्रीब्यूशन है। सो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, अमनूर माधव चाक्यार, चाथुनी पानीकर एंड पद्मा सुब्रमण्यम। सो आंसर है आपका 3, चाथुनी पानीकर। सो गुरु काबुंगल चाथुनी पानीकर, जो आप देख सकते हैं, वॉज अ रिनोन्ड कथकली एक्सपोनेंट who belong to the famous Kabungal family which has contributed to the art from over 6 generations। ठीक है जी। बाकी जो अगर हम ऑप्शंस को देखें, मीनाक्षी सुंदरम जो हैं वो भारतनाट्यम, अमनूर माधव चाक्यार एसोसिएटेड विद कुटियाट्टम, और पद्मा सुब्रमण्यम एसोसिएटेड विद अगेन भारतनाट्यम। ओके, नेक्स्ट आपका कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना,
दोनों जो हैं वेटरन डांसर्स हु रिप्रेजेंट्स द बनारस घराना ऑफ कथक वर कॉन्फर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इन द ईयर 2022? संगीत नाटक अकेडमी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री। सो इट वाज द पद्मश्री, ठीक है जी, जो उनको पद्मश्री दिया गया, अनाउंस्ड सो फॉर द कंट्रीब्यूशन टू कथक, ठीक है। बाकी अवार्ड्स तो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री, ठीक है जी। ओके, विच कंट्री वॉन द 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल, ठीक है। किस जो है कंट्री ने मेंस हॉकी ये जो वर्ल्ड कप है जीता? दैट वाज द जर्मनी, ठीक है, ये जर्मनी में हुआ। अब आपके लिए जो सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो 2026 का जो टाइटल है वो कहाँ होने जा रहा है, क्योंकि 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जो है ये कंपटीशन नहीं हुआ है। सो इट विल बी हेल्ड फ्रॉम लाइक दिस टू दिस, ठीक है, अगस्त में, इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स, ठीक है। तो ये यूरोप में होने जा रहा है। Which of the following Governor Generals of British India was in favor of free press and repealed the press regulations of 1823? ठीक है जी, काफ़ी फेमस जो है कहा जाता है, तो इसको आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। मेट काफ, ठीक है, मेट काफ, तो ऐसे समझ लो कैफे, कैफे है ना। कैफे में जाकर मिलते हैं सब लोग, और मेट मतलब मिलना, और कैफे में जाके मिलते हैं और कह रहे हैं बातचीत करो, खुल के बातचीत करो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स? सो चार्ल्स मेटकाफ was served as a acting governor general 1835 to 36, famously known as liberator of Indian press because he repealed the repressive press act of 1823। बाद में चलकर फिर जो लॉर्ड लिटन की पॉलिसीज हैं, ठीक है, बाद में चलकर फिर वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव आती हैं, ठीक है, जो हम काफ़ी लेटर ऑन जाकर देखते हैं। हाँ, लॉर्ड लिटन introduced the vernacular press act, arms act, also created the statutory civil services, as I discussed, aggressively pursued a foreign policy towards Afghanistan, and लॉर्ड रिपन के केस में कहें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इन 1882, ठीक है। लॉर्ड एरनबेरो, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है, प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर एंड एनेक्सेशन ऑफ सिंध। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेकअप, ठीक है वेशम, आर यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कथकली डांस, ठीक है। कथकली डांस के लिए कितने तरीके का मेकअप जो है किया जाता है? अभी क्यों किया जाता है मेकअप? बेसिकली अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए, ठीक है, गॉड को, ईविल को, है ना, अलग अलग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए। सो दैट इज द 5 टाइप ऑफ मेकअप। 5 टाइप्स ऑफ मेकअप यूज इन कथकली आर पच, ग्रीन, कथी, नाइफ, दाढ़ी जिसको कहते हैं ना, बियर्ड, कारी, ठीक है, मिनुकू। So these distinctive styles are used to define the different types of characters from like virtuous gods to evil demons, ठीक है। बाकी जो है आपका भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, ठीक है जी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, आपका कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपके, ये देखो अलग अलग एक्सप्रेशंस भी शो किए हुए हैं इसमें, ठीक है, कि किस तरीके से जो अलग अलग, और एक्सप्रेशंस पे ही सबसे ज़्यादा कहानी है, कैसे आप एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। ओके, चलिए, अब इसमें कुछ कुछ और ऑप्शंस भी हैं। लाइक कथक जो है कथा से आया है, स्टोरी, उसमें स्टोरी टेलिंग है, ठीक है जी। उड़ीसी, फिर आपका मणिपुरी डांस हो गया, सत्रिय गुड बॉय, ठीक है, हु लव्स द डांस, ठीक है। सो सत्रिय साउंड्स लाइक अ सात्विक, प्योर और गोल्ड, ठीक है। कथकली सो जो है, सो इट इज़ लाइक कथ, ठीक है, मास्क एंड केरला गो टुगेदर, कली एज अ सफिक्स इन दैट रीजन। ओके, नेक्स्ट आता है एप्लीमेनेटिक एंड मेटालीमेनेटिक एंड हेप्लोनीमेनेटिक वाटर स्टैट आर द एग्जांपल्स ऑफ। किस चीज़ के एग्जांपल्स हैं? अच्छा चलो इसको ऐसे समझते हैं। एपी होता है सरफेस, ठीक है, एपी होता है सरफेस। हाइपो, हाइपर टेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपो लो, हाइपर इज हाई, है ना। मेटा मिडल, तो ये है आपकी टिपिकल थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ अ लेक, ठीक है जी। सो दैट इज द, these terms describe the distinct layers of water in a lake based on temperature during their like different periods of stratification. So warm upper layer है, ठीक है जी। फिर आपका मिडल लेयर है जहां पर टेम्परेचर रैपिडली चेंज होता है। फिर आपका एक कोल्ड डेंस लेयर है, तो ये ऊपर वाली लेयर मैंने पहले भी बताया था, फोटिक जोन, ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पर लाइट पहुँचती है, सनलाइट पहुँचती है। उसके नीचे की जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचती है उसको एफॉटिक जोन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए,
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? हरि प्रसाद चौरसिया सरोद, जाकिर हुसैन सितार, बिस्मिल्लाह खान तबला, सुल्तान खान सारंगी। तो यहाँ पर आंसर है आपका सुल्तान खान सारंगी, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। वॉज अ वर्ल्ड नॉन मास्टर ऑफ सारंगी। हरि प्रसाद चौरसिया जो है फ्लूट, ठीक है जी। हरि कृष्णा लव्स टू प्ले फ्लूट, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जाकिर हुसैन तबला, कई बार आपने वो ऐड देखी होगी, ता भा ताज, है ना। और बिस्मिल्लाह खान प्लेड द शहनाई, एंड वेरी वेरी फेमस बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो जाकिर हुसैन तबला, हरिप्रसाद चौरसिया जी, ठीक है, फ्लूट। अनूप राग विलास इज अ बुक रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियंस? पंडित जसराज, पंडित बिरजू महाराज, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित दिनकर कैकनी। थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आंसर है आपका पंडित कुमार गंधर्व, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। म्यूजिकल ट्रीटी अनूप राग विलास वॉज रिटन बाय द लेजेंडरी हिंदुस्तानी क्लासिक वोकलिस्ट पंडित कुमार गंधर्व, जो है ये इनका मतलब कह लीजिए जीवन काल रहा। पंडित जसराज जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, ठीक है जी, मेवाती घराने से, डिवोशनल म्यूजिक और डिस्टेंट स्टाइल के लिए। पंडित बिरजू महाराज वेरी फेमस कथक डांसर, ठीक है, कोरियोग्राफर। बहुत सारी बॉलीवुड में जो फीमेल एक्टर्स हैं उनके बारे में आपने सुना होगा कि उनके जो गुरु रहे हैं पंडित बिरजू महाराज। क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म नोन फॉर हिज एलिगेंट एंड एक्सप्रेसिव परफॉर्मेंसेस। पंडित कुमार गंधर्व जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, उनको शिवपुत्र सिद्धा रमैया जो है नाम दिया गया था फॉर हिज इनोवेटिव अप्रोच एंड इनकॉर्पोरेशन टू फोक म्यूजिक। पंडित दिनकर कैकनी हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, आगरा घराना, ठीक है जी, अगेन कंपोजर, म्यूजिकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ संगीत महाभारती मुंबई में जो है उन्होंने जो है कार्यभार संभाला, ठीक है। गेस्ट प्रोफेसर इन IIT बॉम्बे ऑल्सो। विच इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन? सीधा बायो के क्वेश्चन पे आ गए हम। दैट फॉर्म्स अ टेट्रामर, टेट्रा मतलब चार, ठीक है, facilitates the diffusion of water and some small unmodified solutes across the cellular membrane। हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बिल्कुल बाउंसर लग रहा हो, पर इसमें ना थोड़ा सा एक ट्रिक ध्यान में रखना जब भी आपको पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहां पर सिंपल वो क्या कह रहा है, सेल में पानी के आदान प्रदान या सिंपली कहें डिफ्यूजन ऑफ वाटर के, पानी मतलब आपने जैसे नॉर्मली आपने पानी पिया तो आपके पानी पीने से आपके जो बॉडी सेल्स हैं उनको भी पानी मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, ठीक है, क्या है मैकेनिज्म? तो यहां पर इस सब ऑप्शंस में एक ये ऑप्शन है एक्वा, एक्वा, ठीक है, विच इज नथिंग बट अ वाटर, ठीक है। तो आंसर इज दिस ओनली, ठीक है। म्यूकिन इज रिलेटेड टू म्यूकस, ठीक है, म्यूकस जो हम कहते हैं कि माउथ में जो म्यूकस की हम बात करते हैं। ट्रांसफेरिन ट्रांसफर के काम आता है, एक्चुअली लिटरल मतलब है इन सबका, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन ग्लोबुलिन इम्यूनिटी के लिए। मैं ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप शब्दों से भी उनको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें, उसका रूट फॉर्मेशन देखें, कहां से वो वर्ड आया है, एक एक करके हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ओके, एक्यूपोरेंस इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, असेंबल एज अ टेट्रामर, 4 सब यूनिट्स। मेन इसका फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट द रैपिड डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में पानी का आदान प्रदान कह लीजिए। So some aquaporins also allow the passage of small uncharged solutes like glycerol, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाने के लिए। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है कि भाई सिंपल भाषा में समझें तो सेल में ज्यादा पानी ना हो, कम पानी ना हो, ठीक है, दोनों ही सिचुएशन जो है खतरनाक हो सकती हैं, ठीक है। एक आइडियल बैलेंस मेंटेन करना। फाउंड इन किडनी, आरबीसी, प्लांट सेल्स। इम्यूनोग्लोबिन्स मैंने आपको क्या कहा, इम्यूनो से याद रखना, इम्यूनिटी एंटीबॉडीज, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स, ठीक है, या बी सेल्स। इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर नॉट न इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म जो है टेट्रामर्स, जो पूछा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है म्यूकिन्स, लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। द रोल इज टू लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द एपिथेलियल सर्फेसेस सच एज इन रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। मेनली म्यूकस से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड है, दे डू नॉट फॉर्म द टेट्रामर्स। ट्रांसफेरिन ट्रांसफर से याद रखना,
ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के लिए जो है ये आपका बाइंड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके चारों ऑप्शंस। चारों ऑप्शंस को बताने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं चीजें फिट हो जाएं, पेपर में जब आप जाएं तो इलिमिनेट कर सकें ऑप्शंस को, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल organelles present in the plant cell that is not there in the animal cell, ठीक है जी। प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, न्यूरॉन, साइटोप्लाज्म। सो आंसर इज योर प्लास्टिड, ठीक है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता, जो होता है आपका प्लांट सेल में। अब क्या होता है प्लास्टिड देख लेते हैं, ठीक है जी। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड सम एल्गी ऑल्सो। इसकी फर्दर जब हम क्लास में हमने डिस्कस भी किया हुआ है, फर्दर जब हम टाइप्स देखते हैं तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो इससे याद रखना, ठीक है जी। तो ये यूज होता है आपका फाइटोसिंथेसिस के लिए, सॉरी फोटोसिंथेसिस के लिए, मैं फाइटो बोल रहा हूं, फोटोसिंथेसिस के लिए। द थिंग इज के फूड बनाने के काम आता है, ठीक है जी। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस। क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट्स के लिए, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज, ठीक है। एनिमल्स डू नॉट हैव प्लास्टिड्स, मेकिंग दिस इज द करेक्ट चॉइस। क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वेयर एज एनिमल्स आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स। ओके, न्यूक्लियस भाई प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है, ठीक है जी। सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, डीएनए होता है। न्यूरॉन ऑर्गेनल नहीं है, स्पेशलाइज्ड सेल है, जो कि एनिमल्स, प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और उसके बाद आपका जो है साइटोप्लाज्म की बात करें, ठीक है जी, साइटोप्लाज्म दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में होता है। जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है जी, जहां पर ऑर्गेनल्स आपके सस्पेंडेड होते हैं, मतलब वो जो नहीं बात करते हैं हम सेल में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी चीजें तैर रही हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हैं, आपका जो है डीएनए है, न्यूक्लियस है, सारी चीजें जो है, ठीक है। ओके, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, पिगमेंट स्टोरेज, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, तो ये आपका फर्दर टाइप्स हैं। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग फिजिसिस्ट इन्वेंटेड द वोल्टिक पाइल, द फ्रंट forerunner of the modern battery in 1800? So Andrew Mary Ampere, Hans Christian Oersted, जॉर्ज साइमन, एलेजेंड्रो वोल्टा। तो वोल्टाइक पाइल से ये वोल्टा याद रख लेना, और यहीं से शब्द आया है आपका वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को शो करने के लिए हम क्या वर्ड मतलब कौन सा कह लीजिए टर्म यूज करते हैं, वोल्ट यूज करते हैं। सो इटालियन फिजिसिस्ट अलेजेंड्रो वोल्टा इन्वेंटेड द वोल्टेक पाइल, जो कि पहली इलेक्ट्रिक बैटरी दैट कुड प्रोवाइड अ कॉन्टिन्यूअस स्टेबल इलेक्ट्रिक करंट, और जो है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वोल्ट है वो इसी के नाम से आया है। ओके, हम थोड़ा सा बाकी जो साइंटिस्ट के नाम हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। जो ऑर्स्टेड है, फर्स्ट टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बढ़ते ना कि लाइक इलेक्ट्रिसिटी है तो उसमें मैग्नेटिज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फ्रेंच फिजिसिस्ट मैथमेटिशियन एम्पियर, करंट की है ना यूनिट हम पढ़ते हैं, इंस्पायर्ड बाय ऑर्स्टेड डिस्कवरी, ठीक है, और जिसने जो है एक रिलेशनशिप मेंटेन किया, और फादर ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कहा जाता है। जॉर्ज साइमन, ओम, ठीक है, अगेन ओम आपने सुना होगा, ओम, ठीक है, क्वांटिटेटिव फोकस ऑन क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट फिर दोबारा से हम आ गए हैं म्यूजिक पे। पंडित रविशंकर, फाउंडर ऑफ नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, वाज अ डैश प्लेयर, बहुत फेमस, सितार, सारंगी, सरोद, फ्लूट, तो सितार के प्लेयर थे, ठीक है जी। पंडित रविशंकर, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मास्टर्स ऑफ सितार, फाउंडेड द नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया, ठीक है जी। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं, बांसुरी, पुंगी, ठीक है, शहनाई, खोल, ढोलक, ठीक है, ये हो गया आपका सितार, सारंगी। अभी रिसेंटली एक सितार प्लेयर, ही इज़ वेरी फेमस, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में नाम लिखना, मैं रियली वांट टू नो कि कौन कौन इस सेशन को यहाँ तक देख रहा है, और प्लीज़ पॉज करके आप सर्च करना। शर्मा सरनेम है, ठीक है, जो बहुत ही फेमस सितार प्लेयर, जो मतलब बहुत यंग हैं और बहुत फेमस चल रहे हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। सारंगी, सरस्वती वीणा, सितार, और फिर होगा आपका तानपुरा, ठीक है जी। चलिए, ये हो गए सारे के सारे इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया एज ऑफ 2020
2, तो ये इसका जो आंसर है उस समय ये है 17 एयरपोर्ट्स। बट जब मैंने इसको लाइक विकिपीडिया पे चेक करा, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे भी कोई क्लियर आंसर नहीं मिल रहा था। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गए तो उसमें लिखा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ विकिपीडिया पे जब गए तो मैनेजेस, उसमें लिखा है कि मैनेजेस टोटल ऑफ 137 एयरपोर्ट्स इंक्लूडिंग 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, 10 कस्टम एयरपोर्ट, 81। तो आप ये कह सकते हैं कि रिसेंटली कुछ नए एयरपोर्ट्स जो हैं वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने अंडर लिए होंगे और मैनेज कर रहे होंगे। ओके, ठीक है जी, तो ये हो गया आपका कहानी, ये है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, और रिसेंटली आप देखेंगे नोएडा के बाहर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है, वो आपका डेवलप हो रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा जो है कई एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट्स डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हवाई पट्टियां बन रही हैं, तो ये लगातार सिविल एविएशन सेक्टर में काम चल रहा है। Whose memoir is titled Once Upon a Life, Burnt Curry and a Bloody Rags। ठीक है, सो ईस्ट्रिन कायर थोड़ा अगेन टफ क्वेश्चन है। पेट्रिशिया म्यूकिम, जेनिस प्रेरित, तेमसुला ओ। सो आंसर है तेमसुला ओ। रिटन बाय नागा राइटर पोइट तेमसुला ओ। और एस्ट्रिन कायर की बात करें तो अगेन राइटर एंड पोइट फ्रॉम नागालैंड। ठीक है, कंटेम्प्रेरी राइटर एंड पोइट। ठीक है, लिस्ट ऑफ फीमेल ऑथर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगेन, एंड राइटर फ्रॉम मेघालय। ठीक है, जानिस पेट्रेट, जिसमें उन्होंने बोट्स ऑन द वाटर, 9 चैम्बर्ड हार्ट। देखो इन क्वेश्चंस में अगर इफ यू नो दिस क्वेश्चंस ओनली देन आंसर दैट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत टफ हैं, अगर आपको नहीं पता है उनको जस्ट सिंपली लीव दोस क्वेश्चंस। ठीक है, मेरी सजेशन यही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? Original jurisdiction extends to any dispute between the government of India and one or more states, or between the government of India and any states on one side and one or more states on the other, or between two or more states। बिल्कुल ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये है कि अगर दो राज्यों के बीच में या एक से ज़्यादा राज्य हैं, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो वो कहाँ जाएगा? वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट्स, अगर आप कहते हैं कि दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो वो किस हाई कोर्ट में जाएंगे? ठीक है जी, और वो फिर आपकी हाई कोर्ट है, ये तो आपकी हाई कोर्ट है, इन्फ्लुएंस है। तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग न्यूट्रल, तो सुप्रीम कोर्ट बीइंग द टॉप कोर्ट, ठीक है, वहां पर आपका जाएगा एपेक्स कोर्ट में। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, देखो एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन किससे रिलेटेड है? अपील से रिलेटेड है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू अपील। So where the union plus states are on one side and some other states on the other side, so that is not the appellate jurisdiction। हाई कोर्ट के डिसीजन को जब आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस केस को सुनता है कि हाँ जी इसमें एक पॉइंट ऑफ लॉ जो है वो डिस्कस होना चाहिए, तो वो आता है एपीलेट जुरिसडिक्शन। सो दिस इज नॉट एपीलेट जुरिसडिक्शन। Under Article 129, 142 of the Indian Constitution, Supreme Court has been vested with the power to punish for the contempt of court. Yes, Supreme Court has the power to like punish for the contempt of court, जिसमें Supreme Court की guidelines को नहीं माना जा रहा है। As of now, international commercial arbitration cannot be initiated in the Supreme Court. Yes, international arbitration cannot be initiated in Supreme Court. हाँ, but अगर कोई स्पेसिफिक ऐसा मैटर जाता है जिसमें कहा जाता है कि मीडिएटर्स को अपॉइंट किया जाए, जहां नहीं किया गया वहां सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। बट दिस स्टेटमेंट इज, ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए एंड सी। तो बेसिकली आप जो फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें लिखा है कैन नॉट बी इनिशिएटेड। ठीक है, जनरली यूजुअली यही है, बट इन सर्टन सर्कमस्टांसेस इट कैन बी। देखो यहां पे क्या लिखा है, इट कैन एंटरटेन पिटिशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट इन केसेस वेयर डिस्प्यूट राइजेस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोसीजर। ठीक है, तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक रोल है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो आपका यहां पर दो स्टेटमेंट करेक्ट है। Directive principles of state policy in India have been taken from which country? Directive principles of state policy, DPSP, Part 4 of the Indian Constitution जो है वो कहाँ से लिया गया है? जिसमें ये बताया गया है कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, what are the duties
of the government towards the citizens of this country. So that is your Ireland. ठीक है, वो क्या है आपका Ireland. So the concept of directive principles of state policy contained in part 4 of the Indian Constitution was borrowed from the Constitution of Ireland. That's it. ठीक है जी. What is the fourth step in mitosis where non-kinetochore spindle fibers lengthen and elongate the cell? मेटाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज. देखो प्रोफेज पहले वाला नहीं, इट इज द एनाफेज. ठीक है, इट इज द एनाफेज. यहां पर आप देख सकते हैं. सो इंटरफेज, प्रोफेज, प्रो मेटाफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज. ठीक है, तो इसमें या फिर आप ये भी देख सकते हैं इंटर, प्रो, इलेट, मेटाफेज, फिर एनाफेज. और यहां पर और क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पिंडल फाइबर्स लेंथन एंड इलोंगेट द सेल. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इसमें हो क्या रहा है, ये इंटरफेस हो गया, प्रोफेस. मैं पहले सबसे पहले एनाफेज पे चलता हूँ. द प्रोटीन ग्लू होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर एट द सेंट्रोमेर ब्रेक्स डाउन. ठीक है, थोड़ा सा सिंपल उसमें चलते हैं. यस, सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स एनाफेज में. ठीक है, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये ऑपोजिट पोल में चले गए हैं और क्या हो गया, इलोंगेट हो गया है. ठीक है, सो दैट्स वाज द आंसर. एंड नाउ सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स नाउ कंसिडर्ड इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल. ठीक है, एज द काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्टन. और इसी में आपको सेल लेंथ जो है वो बढ़ती हुई दिखती है. ठीक है, फर्दर अपार्ट. और यही आपका आंसर भी है. Which of the following organic compounds is benzenoid? ठीक है जी. सो एनालीन, ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन बेंजेनॉइड है. अब बेंजेनॉइड होता क्या है, बेंजेनॉइड होता है जिसमें बेंजीन, ठीक है, जिसमें बेंजीन रिंग होता है. ठीक है, बेंजीन, बेंजेनॉइड मतलब बेंजेनॉइड जो शब्द है वो बेंजीन से आया है. सो ओनली एनालीन हैज अ बेंजीन रिंग अमंग द ऑप्शंस. बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, ठीक है जी, सिंपल एल्डिहाइड है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड. ठीक है, ये तो हम कई बार एसिटल एल्डिहाइड जो है इसके बारे में हम पढ़ते हैं. और नेक्स्ट आता है प्रोपेन. ठीक है, स्ट्रेट लाइक चेन लाइक एल्किन. और फिर कुकिंग गैस, एलपीजी कंपोनेंट. और फ्यूल फॉर हीटिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजन्स में यूज होता है. देन आपका हेक्सेन है. ठीक है जी, कॉमन लेबोरेटरी सॉल्वेंट, ऑयल एक्सट्रैक्शन फॉर जो है सीड्स. एनलिन जो है बेंजीन रिंग अटैच टू एमिनो ग्रुप. और जैसे ये हो गया आपका ये, और देखो C6H5NH2, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं. एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस, प्रोडक्शन ऑफ पॉलीयूथेरिन फॉर्म्स, फार्मास्यूटिकल में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है. तो ये है इसका. और रबर प्रोसेसिंग केमिकल. ठीक है, तो इसके यूजेज हैं एनिलीन के. According to the census of India 2011, other religions and persuasion formed what percentage of the country's population? मतलब जो कह रहे हैं जी हम किसी धर्म मतलब किसी और धर्म को मान रहे हैं, जैसे जो मेन रिलीजन है हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म. ठीक है, इनको किसी को नहीं मानते हैं. सो दैट इज द 0.7%. ठीक है जी. सो विच इंक्लूड्स ट्राइबल एंड नॉन लिस्टेड फेथ कंस्टिट्यूटेड 0.7% ऑफ कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन. Which of the following countries will host the World Badminton Championship event in 2026? The answer is हमारा प्यारा भारत. ठीक है जी, India is scheduled to host this championship in 2026. This will be the second time India will be hosting this event. The earlier was way back in 2009. Choose the coast that are running along the Arabian Sea. ठीक है, तो अरेबियन सी वाला देख लेते हैं. ठीक है जी, कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट. ठीक है, फिर आपका कोंकण कोस्ट, फिर कन्नड़ कोस्ट, फिर मालाबार कोस्ट. तो ये अरेबियन सी का पूछ रहा है. ठीक है, कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है. ठीक है, फिर इधर कौन सा आ गया जो तमिलनाडु वाला है आपका, कोरोमंडल कोस्ट. फिर नदरन सरकार है ना, फिर उड़ीसा का उत्कल कोस्ट. तो कोरोमंडल कोस्ट और नर्दर्न सरकार आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्रा. और ये हो गया आपका तमिलनाडु. सो दिस इज बी ऑफ बंगाल. सो आंसर शुड बी ओनली बी एंड सी. ठीक है जी, ये देख लीजिए, कोरोमंडल कोस्ट, नदर्न सरकार. ठीक है, ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग द लाइट ईयर? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. यस, ठीक है. और लाइट ईयर है क्या? इट इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वन अर्थ ईयर.
भाई 365 दिन 24 घंटे और 60 मिनट 60 सेकंड को 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये इतना डिस्टेंस जो है 1 जो है आपका लाइट ईयर हो जाएगा। इट इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, इट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये सही है आपका, 1 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है जी, सो आंसर आ गया आपका 1 एंड 3। ओके, according to agricultural statistics at a glance 2022 government of India, which state recorded the highest प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन? ठीक है, किस राज्य ने जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन करा है शुगर केन का? सो दैट इज द उत्तर प्रदेश। ठीक है, सो दैट इज द उत्तर प्रदेश। हिस्टोरिकली एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। ठीक है, एक बार अब देख लेते हैं, ये देख लीजिए, पहला जो है 2020-21 का ये हमारे पास डाटा है, लगभग सेम है। ठीक है, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपका गुजरात। तो ये आप देख सकते हैं, ये कहा भी जाता है ना, क्वेश्चन भी एक बार यूपीएससी में पूछा गया था कि किस तरीके से शुगर केन की प्रोडक्शन सदर्न स्टेट्स की तरफ जो है शिफ्ट होती जा रही है। ठीक है, फिर आपका जो है तमिलनाडु, फिर आपका बिहार आता है। ठीक है, ये आपकी कहानी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रिसीव्स इनिशियल रेनफॉल बाय द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून? भाई अब अरेबियन सी ऑफ में सबसे पहले कहाँ आता है? केरल में। 1 जून को जनरली हम कहते हैं कि भाई हर साल 1 जून को जनरली जो मोटा मोटा टाइम है केरल कोस्ट पे हिट करता है मॉनसून। ठीक है, वैसे भी लॉजिकली सोच लो, तमिलनाडु इस कोस्ट पे है। ठीक है, असम और मिजोरम, ठीक है, कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में है, तो वहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया केरल। Abolition of title is mentioned in which article of the Indian Constitution? So आर्टिकल 18। ठीक है जी, आर्टिकल 18। देखो, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 13 में कुछ एक्सेप्शंस को दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसको लेकर काफ़ी डिटेल मतलब डिस्कशन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है या नहीं आता है लॉ की डेफिनेशन में, इसको लेकर बहुत सारी जजमेंट्स हैं। ठीक है, 23 अब जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए है, और ये जो है 24 इज चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए है। सो आंसर क्या हो गया आपका? आर्टिकल 18। ठीक है जी, ये आपके सारे के सारे हो गए फंडामेंटल राइट्स। विच अमंग्स द फॉलोइंग एक्ट वॉज दिल्ली डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन प्लेस ऑफ कैलकाटा? अब देखो, दिल्ली जो है कैपिटल बना है 1911 में। ठीक है, वैसे एक्चुअली इसके बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं है। एक्चुअली ये क्वेश्चन टेक्निकली हम देखें तो टेक्निकली गलत है क्वेश्चन, इसका कोई भी आंसर नहीं बनता है। अगर हमें आंसर देना ही है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि बेस्ट आंसर आपका ये बनेगा मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि 1911 में हुआ था, तो यही है आपका क्लोजेस्ट ऑप्शन। बट एक्चुअली दिल्ली दरबार, किंग्स जो यूके का राजा है वो यहाँ आता है उस समय पर, मतलब उस समय पर ये डिसीजन लिया जाता है 1911 में ही। ठीक है, बट क्योंकि ये ऑप्शंस दी हैं तो लाइक बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ठीक है जी, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन या चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा? तो आंसर इसका है आपका आर्टिकल 97, जिसमें ये सैलरीज और इसके बारे में कहा गया है। एक चीज़ ध्यान रखना, डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा का या डिप्टी स्पीकर लोकसभा का वो जूनियर रैंक नहीं है। ठीक है, चेयरपर्सन से या स्पीकर से, वो एक पैरेलल ऑफिस है। जो डिप्टी चेयरपर्सन होगा या डिप्टी स्पीकर होगा वो आम मेंबर्स की तरह ही सदन में बैठेंगे जब चेयरपर्सन या स्पीकर हैं सदन में। ठीक है, जब वो नहीं है अपने पद पर, किसी भी कारणवश छुट्टी पे हैं, बीमार हैं, या उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, उस केस में जो है डिप्टी चेयरपर्सन या डिप्टी स्पीकर का रोल आता है। ठीक है जी, और वो उनके पास वही पावर प्रिविलेजेस हैं जो चेयरपर्सन या स्पीकर के पास हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है जी, चलिए। सो ये हो गया आपका आर्टिकल जो 92 है, चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस व्हाइल द रेजोल्यूशन फॉर देयर रिमूवल इज बीइंग, ऑब्वियसली अगर उन्हीं को हटाने का एक रेजोल्यूशन चल रहा है तो वो सदन की कार्रवाई को जो है प्रिजाइड नहीं करेंगे, उसको हेड नहीं करेंगे।
94 covers the vacation and resignation and removal of offices of speaker and deputy speaker of लोकसभा। ठीक है, तो आर्टिकल जो 94 है वो आपका कवर करता है like everything, vacation, resignation, removal of offices, and 95 powers of the deputy speaker to act as a speaker. Which of the following articles of Indian Constitution mentions that the Vice President of India shall be the ex officio chairman of the Council of States? ठीक है, ex officio जो है चेयरपर्सन है, जो मतलब जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे भारत के, वो पदेन सभापति होंगे। पदेन सभापति मतलब ऑटोमेटिकली वही चेयरपर्सन होंगे जो है राज्यसभा के। ये भी इंटरेस्टिंग है फैक्ट कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको जो सैलरी मिलती है वो एज अ चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा मिलती है, नॉट एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलती है। ठीक है जी। सो यहाँ पर जो है आंसर है आपका आर्टिकल 89। ठीक है, सो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। आर्टिकल 90 है एड्रेस द वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ डिप्टी चेयरपर्सन ऑफिस। डिप्टी चेयरपर्सन कैन रिजाइन इन राइटिंग टू द चेयरपर्सन। 91 डिप्टी चेयरमैन द पावर टू परफॉर्म द चेयरमैन ड्यूटी। ठीक है, जब ऑफिस वेकेंट है। और 92 डिप्टी चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिजाइड ओवर द हाउस, जब रेजोल्यूशन उनको लेकर चल रहा है, जो हमने यहाँ पर भी देखा। ठीक है, चलिए। अंडर हुज रूल डिड मुगल एम्पायर अचीव इट्स लार्जेस्ट टेरिटोरियल लिमिट्स? किसके जो है किस रूलर के जो है एम्पायर में जो है ये उनकी जो टेरिटोरियल लिमिट्स थी वो अपने पीक पर थी? सो दैट वाज द औरंगजेब। ठीक है, हो सकता है आपके दिमाग में अकबर आए, बट नहीं, क्योंकि अकबर के केस में जो दक्कन वाला रीजन है, ठीक है, जो महाराष्ट्र और उसके सदर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, वो मुगल एम्पायर में नहीं था, वो आता है औरंगजेब के केस में। बट यही सबसे बड़ी कमी भी रही, क्योंकि उसको कैप्चर करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, बहुत वीक भी हो गया था मुगल एम्पायर। और औरंगजेब के बाद जब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद हम मुगल एम्पायर का डिक्लाइन देखते हैं। उसके बाद के हम मुगल रूलर्स को लेटर मुगल्स भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो ये एक ट्रिक भी दी हुई है। ठीक है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो ये जो आखिरी वाले हैं, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर शाह आलम, तो ये इसकी ट्रिक है, भाजी सब्जी फॉर माम साहब या मीम साहब। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, बहादुर शाह, ठीक है, यहाँ पर जहांदर शाह, फारूक सियार, ठीक है जी, फिर मोहम्मद शाह, ठीक है, फिर मोहम्मद शाह हो गया, फिर अहमद शाह हो गया, ठीक है जी, फिर आलमगीर हो गया, एंड देन शाह आलम हो गया। अंडर बहामनी किंगडम द प्रोविंसेस वर एडमिनिस्टर्ड बाय? प्रोविंसेस किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते थे? सो दैट वाज द तरफदार्स। ठीक है जी, तरफदार्स। देखो, खलीसा लैंड था जो रॉयल हाउस होल्ड का लैंड था, जो उनका पर्सनल काइंड ऑफ लैंड माना जाता था, जिसका रेवेन्यू से उनके घर का रॉयल हाउस होल्ड का खर्चा चलता था। ठीक है जी। और आमिर, ठीक है, जो नोबिलिटी के जो लोग थे वो थे। ठीक है, सो बहामनी किंगडम 4 प्रोविंसेस नोन एज तरफ, जो कि मतलब 4 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था बहामनी, जो दक्कन वाला जो रीजन है। ठीक है, जिसमें गोलकोंडा, बीजापुर, बिदर, बदर, ठीक है, ये आते हैं आपके तरफदार और आमिर आजम। ठीक है, सो चोला, चेरास, पांड्यास तमिल डायनेस्टीज हैं। ठीक है जी, आपका और मतलब नॉट जस्ट तमिल डायनेस्टीज। ठीक है, आपका जो देखो, चोलास तमिलनाडु में, पांड्या सदरन तमिलनाडु में, और चेरास आपका केरल वाला जो रीजन है। ठीक है, चालुक्यास कैपिटल एट बदामी, इन्फ्लुएंस ओवर वास्ट एरियाज ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, राष्ट्रकूट, ठीक है, वो जो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल चलता है, जिसमें एक तरफ गुज्जर प्रतिहार, एक तरफ पाल, एक तरफ राष्ट्रकूट, है ना, आफ्टर हर्षवर्धन के बाद वाली जो कहानी पढ़ते हैं। देन होशियालास कर्नाटका में, वेरी इंपॉर्टेंट होशियालास। ठीक है, वो स्टार लाइक पैटर्न वाले मंदिर जो हैं, ठीक है, वो आपको ये होशियालास में मिलते हैं। अभी रिसेंटली ऐड भी हुआ है होशियालास के टेम्पल, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है काकतीय डायनेस्टी, जो प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला रीजन है। वेरी फेमस फीमेल रूलर रुद्रमा देवी, सबको रजिया सुल्तान के बारे में पता है, जिसने सिर्फ 5 साल रूल किया है, बट रुद्रमा देवी हु रूल्ड फॉर 27 ईयर्स, तो उसी सेम सेंचुरी में, ठीक है, नोबडी नोज अबाउट हर। विजयनगर एम्पायर, ठीक है जी, हरिहर बुक्का 1336 में, बहामनी सल्तनत, ठीक है, इन द दक्कन रीजन।
Okay. Who among the following has been elected as the 36th president of BCCI? So it was रॉजर बिनी. पहले उससे पहले सौरव गांगुली थे, फिर रॉजर बिनी बने. अभी हाल ही में, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हाल ही में जो है कह सकते हैं कि सितंबर 2025 में मिथुन मनहास को जो है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बनाया गया है. ओके. गोगा नवमी विच इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट इज डेडिकेटेड टू द स्नेक गॉड गोगा जी. तो ये नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है जी, एंड दैट इज इन राजस्थान. ठीक है, दैट इज इन राजस्थान. मेजर फेस्टिवल एंड इज डेडिकेटेड टू फॉक डिटी गोगा देव और गोगा जी, गॉड ऑफ स्नेक्स. इन विच स्टेट was founded by Nizamul Mulk in 1724. ठीक है, so that was the Hyderabad. That was the Hyderabad, and Nizamul Mulk Asaf Zah I, Mir Kamar Uddin Khan founded the independent state of Hyderabad in 1724 by asserting his authority as a Mughal सूबेदार of Deccan. और उसके बाद वो अंग्रेज़ों के साथ टाई अप करता है और जब देश आज़ाद होता है, ठीक है जी, तो यही निज़ाम, ठीक है, जो हैदराबाद का निज़ाम था वो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट लोगों में, दुनिया के टॉप 20 रिचेस्ट लोगों में वो व्यक्ति आता है, ठीक है जी. और उसके बाद वो रज़ाकार आर्मी बनाता है, रेजिस्ट करता है इंडिया में जुड़ने के लिए. फिर अच्छा आप बताओ, अब एक फर्दर एक क्वेश्चन और, हैदराबाद को जो एनेक्स किया गया था वो ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन का नाम क्या था? ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना. ओके, सो विंटर ओलंपिक्स 2026 विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होने जा रहे हैं? सो दैट इज़ द इटली, ठीक है जी. सो 2026, सो ये आपका 26 जो ओलंपिक्स हैं मिलानो, ठीक है. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इन 10th प्लान पीरियड इंडियन इकोनॉमी ग्रू एट 7.7% पर ईयर. अच्छा, 2012 से 17 वाला, क्योंकि 17 में तो ख़त्म ही हो गया, ठीक है, ये 12th 5 ईयर प्लान था, ठीक है. जब एनडीए की सरकार आई उसके बाद तो प्लानिंग कमीशन ही खत्म कर दिया, फिर नीति आयोग आ गया. तो अगर ये है 12th तो 11वां होगा 2007 से 12 और 10वां होगा 2002 से 2007, ठीक है. तो ये हो गया 10th 5 ईयर प्लान. अच्छा, अब 10th 5 ईयर प्लान में यूपीए के टाइम पे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब इकोनॉमी काफ़ी अच्छी ग्रो करी, बीच में मतलब 8.5% तक भी ग्रो करी. तो ओवरऑल जो है इस समय पर, जिसको शाइनिंग इंडिया कैंपेन भी बीजेपी ने चलाया था, ठीक है, एनडीए ने उस समय पर 2004 के इलेक्शंस में, जो कि नहीं चला, पीपल डिडंट बाय दैट पर्टिकुलर स्लोगन और फ्रेज, बट दैट वाज 7.7%. दैट इज करेक्ट. द टारगेटेड ग्रोथ फॉर द 11th 5 ईयर प्लान वाज 9%. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है. टारगेटेड ग्रोथ जो 11th 5 ईयर प्लान के लिए, क्योंकि सब उत्साहित थे कि यार 7.7% अचीव कर लिया. अब चाइना उस समय पर लिटरली 12% पे ग्रो कर रहा था, 11-12% पे. तो हमें लगा कि हमें भी 9% एक एम्बिशियस टारगेट रखना चाहिए, ठीक है. दैट्स करेक्ट. 9th 5 ईयर प्लान में, मतलब 9th वाला कौन सा होगा? 1997 से 2002, ठीक है, उसमें इंडिया ने 7.5%, नहीं अभी नहीं. 1991 में तो हमने इकोनॉमी ओपन अप करी है. 5-6 साल में हम सीधा 7.5% पे पहुंच जाएंगे, विच इज़ मतलब नॉट लाइक नॉट फिजिबल इनिशियल टाइम में, ठीक है. सो आंसर इज आपका 1 and 2. आंसर इज 1 and 2, ठीक है जी. सो 9th 5 ईयर प्लान में लगभग हम 5.5% ग्रोथ रेट अचीव किया था, विच वॉज इगन डिसेंट एट दैट टाइम. दामोदर Maozo, who received the 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, is primarily dash writer, Bengali, Konkani, Udiya, Maithili. So he was Konkani. Konkani is जो कोस्टल एरिया है महाराष्ट्र का और गोवा का, कोंकण कोस्ट जिसे कहा जाता है. So highly regarded Indian short story novelist, critic, and primarily writes in Konkani language. He was awarded 57th ज्ञानपीठ अवार्ड in 2022. So यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में राम भद्राचार्य, ठीक है, और गुलजार साहब को मिला उर्दू में, और राम भद्राचार्य संस्कृत. 2024 का जो है वीके शुक्ला जी हिंदी में. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ पांड्यन किंगडम? देखो पांड्यास कहाँ पर थे? सदर्न तमिलनाडु में, ठीक है, सदर्न तमिलनाडु में. सो दैट वॉज द कोरकई, ठीक है, बहुत फेमस पोर्ट था ये, ठीक है. एंशिएंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, इवन यूपीएससी एग्जाम्स में पूछता है,
ठीक है, तो बाकी नहीं था, ठीक है, बाकी के बारे में भी देख लेते हैं। सो एंशिएंट पोर्ट ऑफ पांड्यन किंगडम लोकेटेड नियर द ताम्रपानी रिवर, ठीक है, तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट, और पर्ल फिशिंग और मैरीटाइम ट्रेड के लिए फेमस था। तेनकासी में जो है इनलैंड सिटी था, और काशी विश्वनाथर टेम्पल, डिंडीगुल जो है अगेन इनलैंड सिटी, फेमस फॉर डिंडीगल फोर्ट एंड लॉक मेकिंग के लिए। विरुधनगर जो है ये आपका मैच एंड फायरवर्क इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। एक बार मैं आपको यहाँ के पोर्ट्स बता देता हूँ। देखो, ये मुजरी पोर्ट के बारे में भी एक बार पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया था, इवन सिविल सर्विसेज में, ठीक है। ममल्लापुरम, महाबलीपुरम वेरी फेमस, अरेकमेदु, ठीक है, पोडुगा, पोहार या कावेरीपट्टनम, और जो है आपका कोरकई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। सोपार हो गया आपका इधर, ठीक है, इधर ब्रिगुच या और फिर लोथल एंड ताम्रलिप्ति बंगाल में, ठीक है, अगेन वेरी फेमस, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश। इन द कंटेक्स्ट ऑफ लोकल स्टॉर्म्स ऑफ हॉट वेदर सीजन, नॉर्वेस्टर्स आर, क्या है नॉर्वेस्टर्स? बंगाल में, ठीक है, काल बैसाखी जिसे कहा जाता है, द ड्रेडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स इन बंगाल एंड असम। नियर बाय विंड दैट ब्लोज कॉफी फ्लावर्स इन केरल, नहीं। हॉट ड्राई ऑपरेसिंग विंड ब्लोइंग इन नदर्न प्लेन्स फ्रॉम पंजाब टू बिहार, वो लू होता है, ठीक है, ये लू है, ठीक है जी। प्री मानसून शावर दैट आर कॉमन फिनोमिना इन केरल एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, नहीं। मैंगो शावर्स जिसको कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो ये होगी लू, ठीक है, ये हो गया आपका काल बैसाखी, ये होगा बारदोली चिरहा, ठीक है, ये मैंगो शावर जो अभी कर्नाटका और केरल की बात चल रही थी, यहाँ पर एक ब्लॉसम शावर, ठीक है, या जो है चेरी कॉफ़ी इसके लिए अच्छा माना जाता है। आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक करंट। रेजिस्टेंस को कौन चेंज करता है, ठीक है, सो दैट इज द रियोस्टैट। देखो, एमीटर करंट को मेजर करने के लिए है, कंडक्टर अलाउ करता है करंट फॉर द करंट टू पास, रियोस्टैट में रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो करंट के फ्लो को चेंज करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। सो एमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, ठीक है जी, एंड कंडक्टर दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इजीली, ठीक है जी, ये हो गया आपका कंडक्टर। रियोस्टैट वेरिएबल रेजिस्टर्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय वेरिंग इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड देन वोल्ट मीटर यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। A choice of goals has been made in each plan due to, क्वेश्चन कहने के लिए बड़ा ऐसे वो है, भारी भरकम सा लग रहा है, पर बहुत सिंपल शब्दों में समझो इसको, प्रैक्टिकल अपने लेवल पे हम इसको समझें कि भाई हम करना बहुत सारी चीज़ें चाहते होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर हमारे पास कमी है किस चीज़ की? समय की। समय अपने आप में एक रिसोर्स है, पैसों की, वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है, एनर्जी की, वो भी एक रिसोर्स है। तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब सरकार के पास बजट इतना है, डिमांड इतनी सारी है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पर सरकार को अब देखना है कि ये जो लिमिटेड बजट है, ये कहाँ कहाँ पर हम खर्च करें ताकि सोसाइटी का मतलब मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट्स हो, जिसको हम यूटिलिटेरियनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। सो अ चॉइस ऑफ गोल्स, तो किस मतलब कहते हैं ना, हमारे पास 10 गोल्स हैं या 20 गोल हैं, उनमें से सरकार ने 15 चुने 20 में से, तो कैसे है या किस गोल को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कितना बजट देना है, ठीक है, तो ये कौन तय करता है? अनलिमिटेड मैन पावर, डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। चॉइस ऑफ गोल हैज बीन मेड इन ईच प्लान ड्यू टू अनलिमिटेड मैन पावर हमारे पास, जी नहीं, लिमिटेड लोग हैं, एक फाइनाइट लोग हैं, 140 करोड़ लोग इसमें इतने काम करते हैं जी। लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल गलत। लिमिटेशन ऑफ चॉइस, ऐसा तो नहीं है कि चॉइस की लिमिटेशन है, इट इज वी हैव द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बट प्रोवाइडेड यू get the logic behind it. Fundamental reason for economic planning and making a choice of goals in 5-year plan: limitation, scarcity of resources, land, capital, raw materials, relative to virtually unlimited wants and needs. Which of the following rivers is joined by the river Chambal from the south? कौन सी रिवर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज जॉइंड बाय द रिवर चंबल फ्रॉम द साउथ? मतलब ये कहना चाह रहा है कि किस नदी में जाकर चंबल गिरती है, चंबल जो है साउथ से जाकर किस नदी में मिलती है? अब तीस्ता, भाई साहब कहाँ? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी गंगा में, यमुना जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी है, और कोसी जो है
जिसको सौर ऑफ बिहार भी कहा जाता है, गंगा में मिलती है। सो ऑप्शन ही एक है, सो दैट इज यमुना। ठीक है, चंबल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। ओके, सो इसमें एक ट्रिक बनाई है, ये सारी की सारी रिवर्स हैं। ट्रिक फॉर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लाइक चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज। सो अ कूल स्नेक बाइट किड्स, ठीक है जी। सो चंबल, सिंध, बेतवा, केन। एंड ट्रिक फॉर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, टोन, गिरी, हिंडन, अ टन ऑफ गिफ्ट्स, गिफ्ट हिट्स या हिट गिफ्ट्स, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है जी, तो टन से टोन्स, गिरी, हिंडन। ओके, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 व्हाट इज द रैंक ऑफ नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश आउट ऑफ 121 कंट्रीज। अभी इंटरेस्टिंग देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक नहीं पूछा, बांग्लादेश का पूछ गया। ठीक है जी, सो इट वाज 84th रैंक। ठीक है जी, इंडिया वाज रैंक्ड, अब 2025 की बात करते हैं हम, ठीक है, जिसमें इंडिया का रैंक 111 था। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें बता देता हूँ, इम्प्रूवमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, चैलेंजेस रिमेन, बट ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भारत के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? उनका ये कहना है कि इनका जो डाटा है, जो सैंपल साइज है वो बहुत छोटा है और बहुत स्क्यूड है, बहुत कम लोगों से और बहुत लिमिटेड एरिया से डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो ये जो है सही इंफॉर्मेशन या सही प्रोजेक्ट नहीं करता है इंडिया को। ठीक है, तो इसमें चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट्स ग्लोबली इंक्लूडिंग मैल न्यूट्रिशन एंड स्टंटिंग। ठीक है जी, रिमेन्स सिग्निफिकेंट चैलेंज रिफ्लेक्टिंग क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन, अगेन स्टंटिंग, वेस्टिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया 2025 में इंडिया इज रैंक 102nd, पाकिस्तान इज, नहीं प्लीज प्लीज इग्नोर दिस। ठीक है, इंडिया में इंडिया का जो रैंक है 102, पाकिस्तान का 106, बांग्लादेश 84th, नेपाल 72nd, भूटान का रैंक नहीं है। तो ये आपके रैंकिंग्स हैं, ठीक है, आउट ऑफ 123 कंट्रीज। गुड फ्राइडे इज रिलेटेड टू, गुड फ्राइडे जो त्यौहार है वो किस धर्म से रिलेटेड है, हिंदू, सिख, जैन या क्रिश्चियन? सो दैट इज क्रिश्चियनिटी। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है गुड फ्राइडे? ठीक है जी, क्रिश्चियन हॉलीडे कमेमोरेटिंग द क्रूसिफिक्शन ऑफ एंड डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट एट कैलवरी। तो ये उससे रिलेटेड आपका जो है कह लीजिए एक फेस्टिवल है, ठीक है, क्रिश्चियनिटी में, जिसमें जीसस क्राइस्ट को याद किया जाता है। तो ये था आज का सेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज आपको मिली होगी। इस वीडियो को लाने में बहुत मेहनत, बहुत सारा एफर्ट जाता है टीम का, सारा आंसर्स को ढूंढना, मटेरियल को ढूंढना, इमेजेस, रेलेवेंट इमेजेस को। सो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अबाउट योर फीडबैक ऑफ दिस वीडियो। एंड जो भी बच्चे एग्जाम के लिए जा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना ना भूलें। ऑलरेडी मैथ्स का, रीजनिंग का और इंग्लिश का वीडियोस मतलब अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पे, और हमने मैराथन सेशन मतलब 9 वीडियोस, जो 9 शिफ्ट्स हैं, उनके सबकी अलग अलग वीडियोस को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर एक बड़ी वीडियो, मैराथन वीडियो डाल दी है। तो आप सिंपल वो उस वीडियो को जाकर देखिए, उसमें सारी शिफ्ट्स आपकी कवर हो जाएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।